आज हमारे पास जो स्रोत है वो एक होम्योपैथिक तत्व के बारे में है, कैल्केरिया कार्बोनिका। लेकिन हम इसे किसी दवा की तरह नहीं देखने वाले। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे हम एक किरदार की तरह समझेंगे। हाँ, एक किरदार। हमारे पास जो नोट्स है ना, वो असल में एक पूरी प्रोफाइल है, एक तरह से सुराग हैं। बिल्कुल, जैसे हम किसी जासूसी कहानी में सारे सुरागों को जोड़कर एक मुजरिम की तस्वीर बनाते हैं। सही बात है। यहाँ भी हम इन लक्षणों और संकेतों को जोड़कर एक पूरी शख्सियत की तस्वीर बनाएंगे, जिसका नाम है कैल्केरिया कार्प। और इसकी शुरुआत भी, जैसा कि हमारे नोट्स में है, बड़ी दिलचस्प जगह से होती है। हाँ, सीप के कवच की बीच वाली परत से। यानी कैल्शियम कार्बोनेट। सुनने में तो बड़ा साधारण लगता है, पर इससे जो प्रोफाइल उभरता है वो बिल्कुल भी साधारण नहीं है। तो हमारा मिशन आज यही है, इन सुरागों को जोड़ना और ये समझना कि ये कैल्केरिया आखिर है कौन, इसकी सोच कैसी है, इसका शरीर कैसे काम करता है, और इसे दुनिया कैसी महसूस होती है। चलिए इस किरदार की परतें खोलते हैं। चलिए, ठीक है। तो किसी भी किरदार को समझने के लिए सबसे पहले उसकी बनावट, उसकी पर्सनैलिटी को समझना जरूरी होता है। हमारे नोट्स में इसकी शारीरिक बनावट के बारे में एक बड़ी खास तस्वीर खींची गई है। गोरा रंग, हल्के बाल, नीली आंखें और शरीर में थोड़ी सुस्ती और मोटापे की तरफ झुकाव। हाँ, और इसके लिए एक तकनीकी नाम भी दिया गया है, ल्यूकोफ्लेग्मेटिक संविधान। ये सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है। भारी शब्द है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। देखिए, इसे आसान भाषा में ऐसे समझें कि ये वो शरीर है जिसमें पानी का तत्व ज्यादा है और आग यानी ऊर्जा कम है। अच्छा। शरीर में एक तरह की नमी, सुस्ती और ठंडक भरी होती है जो उसकी सारी ऊर्जा को दबा देती है। इसीलिए चलने फिरने में जल्दी थक जाना, थोड़ा काम करके हांफ जाना, ये सब इसी कम आग का नतीजा है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ बाहर से दिखने वाला मोटापा नहीं है, बल्कि अंदर से ऊर्जा की कमी है। और इसी से जुड़ी एक और बात कही गई है, सौरिक संविधान। इसका क्या मतलब है? सौरिक एक और गहरा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है एक अंदरूनी, एक बहुत गहरी कमजोरी या कमी का एहसास। मतलब ये सिर्फ शारीरिक नहीं है? नहीं, ये मानसिक भी है। एक ऐसी फीलिंग कि मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है या मैं दूसरों जितना मजबूत नहीं हूं। ये लोग पीले, कमजोर और स्वभाव से थोड़े डरपोक होते हैं। अच्छा, तो अब तस्वीर जुड़ रही है, एक सुस्त, ठंडा शरीर और उसके अंदर एक कमजोर, डरा हुआ मन। हाँ, ये तो बड़ों की बात हुई, लेकिन अगर किसी बच्चे में ये प्रोफाइल हो तो क्या उसके लक्षण अलग होते? बच्चों के बारे में तो कुछ बहुत ही अजीब बातें बताई गई हैं। हाँ, और बच्चों में ये कमजोर बनावट और भी साफ दिखती है। हमारे नोट्स बताते हैं कि ऐसे बच्चों का सिर और पेट शरीर के बाकी हिस्सों के मुकाबले बड़ा होता है। हड्डियां नरम होती हैं और बहुत धीरे धीरे मजबूत होती हैं। सिर के ऊपर का जो नरम हिस्सा होता है, फोंटेनेल, वो देर से बढ़ता है। और उन्हें चलने या यहाँ तक कि सीधा खड़ा होना सीखने में भी दूसरों से ज्यादा वक्त लगता है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे शरीर खुद को खड़ा करने की ताकत ही नहीं जुटा पा रहा। लेकिन फिर इसी में एक बहुत ही उलझी हुई बात भी है। एक तरफ तो ये धीमे विकास की बात हो रही है और दूसरी तरफ ये भी लिखा है कि जो लड़कियां बहुत तेजी से बढ़ती हैं और मोटी हो जाती हैं, उनमें भी यही प्रोफाइल दिखता है। ये तो एकदम उल्टा हो गया। सही पकड़ा, और यही इस प्रोफाइल की सबसे दिलचस्प पहेली है। तो इसका क्या मतलब है? इससे ये पता चलता है कि असली समस्या विकास की गति में नहीं, बल्कि उसके संतुलन में है। अच्छा। सोचिए, एक इमारत बन रही है। अगर वो बहुत धीरे धीरे बने तो भी दिक्कत है, और अगर बहुत तेजी से बिना मजबूत नींव के खड़ी कर दी जाए तो भी वो कमजोरी होगी। बिल्कुल, यहां भी वही हो रहा है। चाहे विकास बहुत धीमा हो या बहुत तेज, दोनों ही मामलों में शरीर पोषक तत्वों को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। वो बस बढ़ रहा है, मजबूत नहीं हो रहा। कमाल है। तो मतलब शरीर का पूरा सिस्टम ही असंतुलित है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये असंतुलन सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मानसिक लक्षणों में भी एक बहुत ही अनोखा डर बताया गया है। बिल्कुल, हमारे नोट्स में लिखा है कि इस व्यक्ति को एक अजीब सा डर सताता है कि कहीं वो अपना दिमागी संतुलन न खो दे। लेकिन उससे भी बड़ा डर इस बात का है कि कहीं लोग ये नोटिस न कर लें कि मेरे दिमाग में कुछ उलझन चल रही है। अरे, मतलब डर बीमारी से ज्यादा इस बात का है कि लोग क्या सोचेंगे। हाँ, और यहीं पर वो सॉलिक वाली बात काम कर रही है। वो जो अंदरूनी कमजोरी का एहसास है ना, कि मुझ में कुछ गड़बड़ है, उसी वजह से उन्हें सबसे ज्यादा डर इसी बात का लगता है कि कहीं दुनिया के सामने मेरी ये कमी खुल ना जाए। ये एक सामाजिक डर है। हाँ, अपनी इमेज को लेके एक गहरी चिंता। तो ये तो हुई
इस इंसान की बनावट और सोच की बात, एक ऐसा शरीर जिसका फाउंडेशन ही कमजोर है और एक ऐसा मन जो हमेशा इस डर में जीता है कि कहीं कमजोरी दिख ना जाए। हाँ। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब महसूस कैसे होता होगा? मतलब शरीर पर इसका क्या असर दिखता है? मुझे ये पसीने और ठंड वाली बात बड़ी अजीब लगी जो हमारे पास जानकारी है। हाँ, ये इस प्रोफाइल का एक बहुत बड़ा कीनोट लक्षण है। आप सोचिए, एक तरफ तो हमने कहा कि शरीर में ठंडक है, उसे ठंड बहुत लगती है। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ उसे पसीना बहुत ज्यादा आता है, खासकर सिर के पिछले हिस्से और गर्दन पर। सोते समय इतना कि तकिया गीला हो जाए? हाँ। एक मिनट, ये तो पूरी तरह से उल्टा है। अगर शरीर ठंडा है तो उसे गर्मी बचाने की कोशिश करनी चाहिए, पसीना बहाकर और ठंडा क्यों करना चाहेगा? आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा। क्या शरीर का थर्मोस्टेट ही खराब हो गया है? बिल्कुल। शरीर का तापमान कंट्रोल करने वाला सिस्टम पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। वो समझ ही नहीं पा रहा कि कब गर्मी रोकनी है और कब निकालनी है। और ये पसीना सिर्फ सिर पे ही नहीं होता, पैर। और इसी के साथ जुड़ी है ठंड के प्रति भयानक संवेदनशीलता। ठंडी नम हवा तो जैसे उनके शरीर के आर पार हो जाती है। हमारे नोट्स में महिलाओं के बारे में एक कमाल का डिटेल है। उनके पैर हमेशा ठंडे और नम रहते हैं। हाँ, जैसे उन्होंने ठंडी गीली जुराबें पहन रखी हो। ये सिर्फ ठंड लगना नहीं है, ये एक बहुत ही अजीब अंदरूनी ठंड का एहसास है। एक तरह की लिविंग कोल्डनेस जिससे शरीर बाहर नहीं निकाल पा रहा। सही। बिल्कुल। ये एक ऐसा एहसास है जो सिर्फ थर्मोमीटर से नहीं मापा जा सकता। और शरीर की ये गड़बड़ी सिर्फ तापमान तक ही सीमित नहीं है, ये उनके खानपान में भी दिखती है। हाँ, खानपान की आदतें तो और भी अजीब है। बताया गया है कि अंडों की जबरदस्त इच्छा होती है, लेकिन मांस खाना पसंद नहीं। और सबसे अजीब अपाच्य चीजें, मतलब जो चीजें खाने के लिए नहीं बनी है। हाँ, जैसे चौक, कोयला, पेंसिल, उन्हें खाने की लालसा होती है। ये फिर से उसी कमजोर फाउंडेशन वाली बात पर आता है। इसे डिफेक्टिव एसिमिलेशन कहते हैं, यानी शरीर पोषक तत्वों को सही से सोख नहीं पा रहा है। शरीर को पोषण चाहिए, लेकिन उसका अपना जीपीएस सिस्टम खराब हो गया है। सही कहा। वो समझ नहीं पा रहा है कि सही पोषण कहाँ से मिलेगा। अंडों की इच्छा शायद कैल्शियम या प्रोटीन की जरूरत को दिखाती है, लेकिन चौक और कोयले की लालसा वो बताती है कि शरीर की सहज बुद्धि पूरी तरह से भटक गई है। बिल्कुल। और ये भटकाव पाचन तंत्र में भी साफ दिखता है। कहा गया है कि हर चीज में खट्टापन है। हाँ, एसिडिटी, खट्टी गकारें, खट्टी उल्टी, खट्टा मल, यहाँ तक कि पूरे शरीर से खट्टी गंध आती है। और पेट का ऊपरी हिस्सा, जिसे पेट का गड्ढा कहते हैं, वो उल्टी रखी तश्तरी जैसा फूला हुआ दिखता है। ये खट्टापन इस बात का संकेत है कि शरीर के अंदर खाना पच नहीं रहा, बल्कि सड़ रहा है। और जब खाना सड़ेगा तो एसिड ही बनेगा। ये पूरे मेटाबॉलिज्म की खराबी को दिखाता है। हाँ, लेकिन अब मैं आपको सबसे अजीब बात बताने वाला हूं जो इस रिसर्च में बताई गई है। इससे भी ज्यादा अजीब। हाँ, इसमें लिखा है कि व्यक्ति जब कब्ज की स्थिति में होता है तो वो मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर महसूस करता है। क्या? नहीं, ये तो मजाक है। मतलब कौन है जो कब्ज होने पर अच्छा महसूस करता है? मैं जानता हूं। ये तो सुनने में ही पूरी तरह से गलत लगता है। ये उन लक्षणों में से है जिन पर पहली बार में यकीन ही नहीं होता, पर यही इस प्रोफाइल की सबसे बड़ी पहचान है। ये हमें बताता है कि शरीर के नियम कानून यहाँ पूरी तरह से उल्टे पड़ गए हैं। उसकी सामान्य प्रतिक्रियाएं पूरी तरह से बदल गई हैं। हाँ, ये विरोधाभास ही इस किरदार की गहराई को दिखाता है। कमाल है। तो हमने एक ऐसे शरीर की तस्वीर देखी जो न अपना तापमान कंट्रोल कर सकता है, न अपना पोषण समझ सकता है, और जिसकी सामान्य शारीरिक क्रियाएं भी उल्टी हो चुकी हैं। अब देखते हैं कि शरीर के दूसरे सिस्टम्स पर इसका क्या असर पड़ता है। महिलाओं के प्रजनन तंत्र के बारे में जो जानकारी है वो भी इसी पैटर्न से मिलती जुलती लगती है। बिल्कुल, पैटर्न वही है। कमजोर कंट्रोल, ये असंतुलन। बताया गया है कि मासिक धर्म बहुत जल्दी आता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और बहुत लंबे समय तक चलता है। शरीर जैसे उसे नियंत्रित ही नहीं कर पा रहा। और इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जोड़ी गई है, वो ये कि थोड़ी सी भी मानसिक उत्तेजना, जैसे किसी से बहस हो गई या कोई भावनात्मक घटना, हाँ, तो उससे मासिक धर्म का प्रवाह फिर से बढ़ जाता है। इससे पता चलता है कि मन और शरीर कितने गहरे जुड़े हुए हैं। दिमाग में हुई एक छोटी सी हलचल का सीधा असर शरीर की क्रियाओं पर पड़ता है। वो मानसिक रूप से जितने संवेदनशील हैं, शारीरिक रूप से भी उतना ही है। और श्वसन प्रणाली यानी सांस लेने के सिस्टम के बारे में भी खास जिक्र है। इसका संबंध लंबे, पतले और तेजी से बढ़ने वाले युवाओं से जोड़ा गया है। हाँ, जिनमें फेफड़ों की बीमारियां होने का खतरा होता है।
और ये फिर से हमारी उसी कमजोर फाउंडेशन वाली थ्योरी पर वापस आता है। बिल्कुल, जैसे हमने बच्चों में नरम हड्डियों की बात की थी, वैसे ही यहाँ तेजी से बढ़ने वाले युवाओं के फेफड़े कमजोर हैं। शरीर की सारी ऊर्जा लंबाई बढ़ाने में लग गई, लेकिन अंगों को अंदर से मजबूत करने में नहीं। सही। वो इमारत ऊंची तो हो गई, लेकिन उसकी दीवारें कागज की हैं। हमारे नोट्स यहाँ तक कहते हैं कि ऐसे मामलों में ये फास्फोरस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो मतलब चाहे धीमी ग्रोथ हो या तेज ग्रोथ, समस्या एक ही है, असंतुलित विकास। अच्छा, अब उन चीजों की बात करते हैं जिनसे ये लक्षण घटते या बढ़ते हैं। बताया गया है कि ठंडी हवा, गीला मौसम, ठंडे पानी से नहाने या धोने से तकलीफें बढ़ जाती हैं। और एक बहुत ही अजीब बात, पूर्णिमा के दौरान भी लक्षण बिगड़ जाते हैं। ये दिखाता है कि ये व्यक्ति अपने वातावरण के प्रति कितना ज्यादा संवेदनशील है। हवा, नमी, पानी का तापमान, यहाँ तक कि चांद के बदलने का भी उस पर असर पड़ रहा है। उसका शरीर बाहरी दुनिया से खुद को बचाने पा रहा है नहीं, और आराम मिलता है सूखे मौसम में। और एक और अजीब बात, दर्द वाली करवट पर लेटने से। ये छोटी छोटी बातें किसी भी स्थिति को समझने के लिए बहुत जरूरी होती हैं। आखिर में दूसरी होम्योपैथिक दवाओं के साथ इसके रिश्ते की बात की गई है, जैसे कि ये बेलोडोना का पूरक है, यानी उसके बाद अच्छा काम करता है। हाँ, लेकिन इसे नाइट्रिक एसिड और सल्फर से पहले इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये तो किसी टीम गेम जैसा लग रहा है तो कि कौन सा खिलाड़ी कब मैदान में उतरेगा, ये बहुत मायने रखता है। सही। ये एक बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है, और ये दिखाता है कि ये तत्व अकेले काम नहीं करते। ये एक सिस्टम का हिस्सा है। एक दवा दूसरे के लिए रास्ता बना सकती है या उसके काम में रुकावट डाल सकती है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प चेतावनी भी दी गई है। हाँ, कि बच्चों में जरूरत पड़ने पर इसे दोहराया जा सकता है, लेकिन बुजुर्गों में, खासकर अगर पहली खुराक से फायदा हुआ हो, तो इसे दोहराना नुकसान पहुंचा सकता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ऐसा क्यों? एक ही चीज बच्चों और बुजुर्गों पर इतना अलग असर क्यों करेगी? यही तो गहरा सवाल है। इससे ये पता चलता है कि संदर्भ कितना महत्वपूर्ण है। एक बच्चे का शरीर विकास कर रहा है, वो बदलाव के लिए खुला है, जबकि एक बुजुर्ग का शरीर एक स्थिर अवस्था में है। हो सकता है कि पहली खुराक शरीर को एक सही दिशा में हल्का सा धक्का दे देती है, और फिर शरीर को खुद ही बाकी का काम करने देना चाहिए। बार बार धक्का देने से शायद उसका संतुलन और बिगड़ जाए। शायद ये हमें शरीर की अपनी बुद्धिमत्ता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो इस पूरी जासूसी का, इन सारे सुरागों को जोड़ने का मतलब क्या निकला? अगर हमें इस कैलकेरिया कार्ब किरदार को एक लाइन में समझना हो तो वो क्या होगा? अगर इसे एक लाइन में समझना हो तो कैलकेरिया कार्ब उस शरीर की कहानी है जिसका फाउंडेशन ही कमजोर है। शरीर बढ़ तो रहा है, लेकिन अंदर से खोखला है। हाँ, वो ना तो पोषक तत्वों को ठीक से सोख पा रहा है, और ना ही बाहरी दुनिया की चुनौतियों जैसे ठंड या भावनात्मक तनाव का सामना कर पा रहा है। और उसके सारे लक्षण, चाहे वो सिर पर आने वाला पसीना हो, ठंडे नम पैर हो, अजीब चीजें खाने की इच्छा हो, या लोगों के सामने अपनी कमजोरी खुलने का डर हो, ये सब इसी एक बुनियादी कमजोरी से निकल रहे हैं। ये अलग अलग समस्याएं नहीं हैं। नहीं, ये एक ही जड़ से निकली हुई अलग अलग शाखाएं हैं। हमारे स्रोत हमें सिर्फ लक्षणों की एक लिस्ट नहीं देते, वो हमें एक पैटर्न दिखाते हैं। खराब पाचन और पोषण का पैटर्न, अधूरा या असंतुलित शारीरिक विकास का पैटर्न, और बाहरी दुनिया के प्रति अत्यधिक शारीरिक और मानसिक संवेदनशीलता का एक पैटर्न। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। आपने जो ये बात कही थी कि एक दवा का असर दूसरी दवा से पहले या बाद में लेने पर इतना बदल सकता है, वो मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है। ये कैसे काम करता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। शरीर इन तत्वों के साथ किस स्तर पर संपर्क करता है? क्या ये सिर्फ एक रासायनिक प्रतिक्रिया है? जैसा हम आधुनिक दवाइयों में देखते हैं कि एक केमिकल गया और उसने दूसरा केमिकल बना दिया, या फिर इसमें कुछ और भी शामिल है? कुछ और, जैसे? कुछ लोग मानते हैं कि शरीर सिर्फ पदार्थ पर प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि उस पदार्थ द्वारा लाई गई सूचना या पैटर्न पर प्रतिक्रिया करता है। और जब आप एक के बाद एक दवा देते हैं, तो आप शरीर को सूचनाओं का एक क्रम दे रहे होते हैं। और उस क्रम का बहुत महत्व होता है। हाँ। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या शरीर की अपनी एक स्मृति होती है जो पहले लिए गए पदार्थ की सूचना को याद रखती है और उसके आधार पर अगली प्रतिक्रिया को बदल देती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इन स्रोतों से परे जाकर और ज्यादा खोज की मांग करता है।